वीडियो देखने के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के घटक से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखकर हल करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म की लिंक भी दी गई है। लिंक खोलकर इस फॉर्म को जरूर भरें। अभी जिस लिंक के बारे में मैंने बात की वो लिंक यहां दी गई है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यह लिंक आपको मिलेगी। इस लिंक को ओपन करें। लिंक के ऊपर इस तरह से आपको सूचना भी मिलेगी। अपना अभिप्राय नीचे दी गई लिंक में अवश्य व्यक्त करें। तो इस लिंक को जरूर खोलें। इसमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर आपको देने हैं। बहुत ही सरल और सामान्य प्रश्न है, इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस लिंक को जरूर जरूर खोलें और इसे भरें। नमस्कार, प्रणाम, आदाब। वर्चुअल क्लास स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कोविड-19 के प्रादुर्भाव की वजह से आज सभी विद्यार्थियों के लिए शाला में प्रत्यक्ष शिक्षा लेना मुश्किल हो रहा है। इस मुश्किल घड़ी में बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने एक सराहनीय कदम उठाया है और YouTube चैनल की शुरुआत की है। अपने इस YouTube चैनल के अंतर्गत हम शिक्षक आपके समक्ष अपने अपने विषय से संबंधित वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो आज मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे वर्चुअल क्लास से उपस्थित हूं अपना एक विषय और अपना एक घटक लेकर। तो चलें अपने विषय की ओर। पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ति परीक्षा वर्ग में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कक्षा 8वीं और इसकी वेबसाइट है www.mscepune.in। पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ति परीक्षा कक्षा 8वीं विषय है प्रथम भाषा। हिंदी माध्यम है हमारा, इसलिए हमारी प्रथम भाषा हिंदी। शिष्यवृत्ति परीक्षा हमारे दिमाग को एक दिशा देती है, सोचने के लिए गति प्रदान करती है यह परीक्षा। और जब हम सोचने की दिशा में काम करते हैं, सतत प्रयास करते हैं, तो हमारे दिमाग की बत्ती जल जाती है। हमें अपने प्रश्नों का उत्तर मिलने लगता है। इसलिए बच्चों हमेशा सोचो ये काम क्यों हो रहा है। 3 मुद्दों को याद रखो। 3 मुद्दे कौन से? व्हाट, व्हाई एंड हाउ। क्या, क्यों और कैसे। जब इन 3 शब्दों का आप समाधान प्राप्त करने की कोशिश करोगे, कोई चीज क्या है, ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, जब इन 3 उत्तरों पर आपका ध्यान केंद्रित हो जाएगा तो आपके जीवन की हर समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। केवल आपके 8वीं कक्षा की समस्या नहीं, 8वीं कक्षा की पढ़ाई नहीं, बल्कि व्यावहारिक जीवन में भी आप कई समस्याओं के समाधान, आने वाले जीवन में आने वाले बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर सहजता से ढूंढ सकोगे। पेपर क्रमांक 1 प्रथम भाषा हिंदी। इस प्रश्न पत्र में हमें मिलते हैं 25 प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का, यानी 50 अंकों का यह पेपर। घटक 3 क्रियात्मक व्याकरण। उप घटक 3.10.2।
इस घटक के अंतर्गत हम जानेंगे समास और उनके भेद। अक्सर बच्चों हम जब कहानी कहते हैं, किसी घटना या प्रसंग का वर्णन करते हैं या भाषण देते समय हम अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर प्रभावशाली शब्दों का चयन करते हैं, अच्छे शब्दों का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हमारी भाषा का प्रभाव अच्छा पड़े, हम जो कुछ भी कह रहे हैं वो प्रभावशाली ढंग से लोगों तक पहुंचे। और प्रभावशाली भाषा का उपयोग करने के लिए हम कई बार सामासिक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, अलंकारिक शब्दों का उपयोग करते हैं। तो क्या है ये सामासिक शब्द? तो आज हम अपने स्लाइड में, अपने इस वीडियो में समास और सामासिक शब्दों के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर, इसे हम रसोई घर भी कह सकते हैं। तो अब रसोई के लिए, तो इसमें के लिए जो है वो हट गया और हमारा छोटा रूप बन गया रसोई घर, तो ये संक्षिप्त रूप हो गया। तो समास में हम दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर नया शब्द बनाते हैं और नया शब्द जो है मूल शब्द से छोटा होता है। समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह लुप्त हो जाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसको हमें ध्यान में रखना है इसे। जैसे राजपुत्र, ये सामासिक शब्द है। यदि हम इस शब्द को हम तोड़ के देखेंगे या इसका विग्रह करके देखेंगे तो हमें शब्द क्या मिलता है? राजा का पुत्र, यानी राजपुत्र। इसमें जो का है ये हट गया यहां से, यानी ये जो विभक्ति थी संबंध कारक की, ये विभक्ति हट गई और शब्द बन गया राजपुत्र। तो हम कह सकते हैं कि समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह लुप्त हो जाते हैं। अब हम और जानकारी प्राप्त करेंगे समास के बारे में। पूर्व पद और उत्तर पद। समास में दो पद होते हैं। पद मतलब क्या? पद मतलब शब्द। आपको पद से परेशान होने की जरूरत नहीं है, यहां पर पद का अर्थ है शब्द। पहले पद को पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। यानी हमने देखा ना कि समास में दो शब्द हैं, तो जो पहला शब्द है वो पूर्व पद और जो दूसरा शब्द है या अंतिम शब्द है उसे उत्तर पद कहते हैं। जैसे हम एक शब्द देखेंगे गंगा जल। अब इसमें कौन कौन से दो शब्द हैं? गंगा और जल, ठीक है। अब गंगा जो है ये पहला शब्द है, यानी ये है पूर्व पद, और जल जो है ये दूसरा शब्द है, दूसरा या इसमें अंतिम शब्द है, तो ये हो गया उत्तर पद। तो कितना आसान है, पूर्व पद यानी पहला शब्द, उत्तर पद यानी दूसरा शब्द। तो समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। दो शब्दों के एकत्रीकरण को समास कहते हैं। समास में एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ते समय उनमें परस्पर संबंध दिखाने के लिए उसमें विभक्ति, प्रत्यय अथवा कोई शब्द जोड़ते हैं। शब्दों के एकत्रीकरण से जो शब्द तैयार होता है उसे सामासिक शब्द कहते हैं, है ना। हमने देखा कि शब्दों के एकत्रीकरण की प्रक्रिया को हमने समास कहा, और जो एकत्रीकरण से जो नया शब्द बनता है उसे सामासिक शब्द कहते हैं। यह सामासिक शब्द किन शब्दों से तैयार हुआ है इसे अलग करके बताने की पद्धति को विग्रह कहते हैं। अब हम जैसे अभी हमने देखा राजपुत्र, राजा का पुत्र, गंगा जल, गंगा का जल, रसोई घर, रसोई के लिए घर। तो जब हम इसको देखते हैं कि भाई ये सामासिक शब्द किन शब्दों से बना है, तो जब उसका हम विस्तार करते हैं तो इस विस्तार करने की जो पद्धति है उसे हम कहते हैं विग्रह। तो समास विग्रह, समास का विग्रह करना, ठीक है। तो एक बात स्पष्ट है कि शब्दों के एकत्रीकरण को समास कहते हैं, एकत्रीकरण से जो शब्द तैयार होता है उसे सामासिक शब्द कहते हैं।
अब हम देखेंगे समास के कुछ प्रकार। अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। सबसे पहले जानकारी प्राप्त करेंगे अव्ययी भाव समास के बारे में। जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो और वह अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्यय मतलब जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, काल, वचन, लिंग के अनुसार जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जिन शब्दों में वे अव्यय शब्द कहलाते हैं। ठीक है, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। तो जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो, यानी पहला जो शब्द है उसी के ऊपर अन्य शब्दों का अर्थ निर्भर करता है, यानी वो मुख्य होता है, तो इसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथा मति, मति के अनुसार। तो यथा जो है ये पूर्व पद है, आमरण, मृत्यु तक, इनमें यथा और आ ये दोनों अव्यय हैं। यह है अव्ययी भाव समास। और अव्ययी भाव समास के बारे में और कुछ जानेंगे अब थे। जहां एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो वहां भी अव्ययी भाव समास होता है। जैसे दिनों दिन, है ना, एक ही शब्द दो बार आ रहा है। रातों रात, घर घर, हाथों हाथ आदि, ऐसे बहुत सारे शब्द बनते हैं जहां एक ही शब्द रिपीट होता है, बार बार आता है, तो उसे हम कहते हैं अव्ययी भाव समास। तो अब हम देखेंगे कि अव्यय और संज्ञा के योग से बनता है अव्ययी भाव समास और इसका क्रिया विशेषण के रूप में उपयोग किया जाता है। दूसरी इसकी खासियत है कि इसमें प्रथम पद प्रधान होता है, यानी पहला शब्द जो है वो मुख्य होता है और पूरा पद अव्यय होता है। यानी पूरा शब्द, यहाँ पद का मतलब, जब भी इस वीडियो में मैं पद शब्द का इस्तेमाल कर रही हूं तो पद शब्द इसका अर्थ है शब्द, पद का अर्थ है शब्द। तो पूरा शब्द जो है वो अव्यय होता है, यानी उस पूरे शब्द का वचन, लिंग, आधार के अनुसार कोई परिवर्तन उन शब्दों में नहीं होता। यहाँ देखो लिखा है ना, इस समस्त पद का रूप किसी भी लिंग, वचन आदि के कारण नहीं बदलता। जैसे प्रतिदिन, आजन्म। अब हम प्रतिदिन शब्द का उपयोग करके देख लेते हैं। आस्था प्रतिदिन बांसुरी बजाती है। आशुतोष प्रतिदिन फुटबॉल खेलता है। मीता मैडम प्रतिदिन अपने विद्यार्थियों को लगन से पढ़ाती हैं। तो यहां पर हमने प्रतिदिन शब्द का उपयोग किया, अलग अलग लिंग के साथ किया। आशुतोष पुल्लिंग के साथ किया तो भी प्रतिदिन शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आया। हमने आस्था और मीता शब्दों के साथ, स्त्रीलिंगी शब्दों के साथ प्रतिदिन का प्रयोग किया, कोई परिवर्तन नहीं आया। अब हम देखते हैं बहुवचन के अनुसार। लड़के प्रतिदिन मैदान में खेलते हैं। लड़कियां प्रतिदिन स्कूल जाती हैं। ये हो गया बहुवचन में, तो यहां भी प्रतिदिन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब हम काल के अनुसार यदि हम उसका उपयोग करके देखें, 10 साल पहले यहां पर प्रतिदिन विद्यार्थी खेला करते थे। तो यहाँ पे अब मैंने भूतकाल की बात की तो भी वहां प्रतिदिन शब्द में कोई बदलाव नहीं हुआ। तो जब किसी शब्द पर लिंग, वचन, काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसे शब्दों को हम अव्यय कहते हैं। और ऐसे शब्दों के जैसे इसमें प्रति है, आजन्म में आ है, ये सब उपसर्ग है, तो ये सब सारे शब्द अव्ययी भाव समास के शब्द कहलाते हैं। अब इनकी और क्या विशेषता है कि इनमें पहला पद उपसर्ग होता है। जैसे अ, आ, अन, प्रति, हर, भर, नि, निर, यथा, ये सब उपसर्ग शब्द है। तो अव्ययी भाव समास में जो पहला पद है वो उपसर्ग होता है। और सबसे एक शॉर्ट हिंट आपको यदि मैं देना चाहूं तो दे सकती हूँ कि अव्ययी भाव समास में उपसर्ग होता है। बहुत सारे शब्द यदि आपके सामने दिए गए हों तो तुरंत उसे पहचानने के लिए हम उसमें देखेंगे, तो जो यदि पहला शब्द उपसर्ग है
तो हम अंदाज लगा लेंगे कि ये अव्ययी भाव समास का शब्द है। कुछ अन्य उदाहरण भी हम देखेंगे। आजीवन, जीवन भर, यथा सामर्थ्य, सामर्थ्य के अनुसार, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा विधि, विधि के अनुसार, यथाक्रम, क्रम के अनुसार, भर पेट, पेट भरकर, रातों रात, रात ही रात में, ये इसका सामासिक विग्रह है, ये समास विग्रह है, ये सामासिक शब्द है। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, निडर, डर के बिना, निस्संदेह, संदेह के बिना, प्रतिवर्ष, हर वर्ष, आमरण, मरण तक। अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे तत्पुरुष समास के बारे में। इस समास में दूसरा पद यानी उत्तर पद या अंतिम पद ये प्रधान होता है। इसमें कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर शेष 6 कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, जैसे कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक। ये 6 कारक विभक्तियों का या कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। और हम जानते हैं कि हिंदी में 8 कारक होते हैं, तो 2 कारक, कर्ता कारक और संबोधन कारक की विभक्तियों का प्रयोग नहीं होता। तो इसके लिए हम एक शॉर्ट हिंट हम देख सकते हैं, शॉर्ट टिप जिसे हम कह सकते हैं कि तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। अव्ययी भाव समास में हमने देखा उपसर्ग का प्रयोग होता है, तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। अब आप बोलोगे कि मैडम कारक चिन्ह क्या होते हैं, तो चलो एक देख लेते हैं पुनरावर्तन के रूप में कारक क्या होते हैं। हिंदी में 8 कारक होते हैं, उन्हें विभक्ति चिन्हों सहित हम नीचे देख सकते हैं। यानी कर्ता कारक, प्रथमा यानी प्रथमा विभक्ति मतलब पहली विभक्ति, पहला कारक है कर्ता कारक, तो प्रथमा विभक्ति और इसकी विभक्ति चिन्ह क्या है, ने। जैसे राम ने हिरण को मारा, राम ने समुद्र को शांत कर दिया। तो ने जो है कर्ता कारक की विभक्ति है, तो कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग तत्पुरुष समास में नहीं होता। कर्म द्वितीया, द्वितीया मतलब दूसरी विभक्ति है कर्म की, को, ये को विभक्ति है, इसका उपयोग होता है। करण से, के साथ, के द्वारा। संप्रदान के लिए, को, हमने देखा था ना रसोई के लिए घर, तो वो संप्रदान कारक था। अपादान से, पृथक, जहां से मतलब पृथक करने के लिए आए, अलग करने के लिए आए, वहां अपादान कारक। संबंध कारक का, के, की, रा, रे, री, जहां पर संबंध मालूम पड़े वो संबंध कारक, तो ये संबंध कारक की विभक्तियां हैं ये। अधिकरण कारक में, पर, इनका भी उपयोग होता है। संबोधन कारक हे, अरे, ओ, इनका प्रयोग तत्पुरुष समास में नहीं होता। तो हमने देखा कि कर्ता कारक और संबोधन कारक ये 2 विभक्ति चिन्ह तत्पुरुष समास में नहीं होते। अब यहां पर हम तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरण देख रहे हैं। विद्यालय, विद्या के लिए आलय, कौन से कारक की विभक्ति है ये, के लिए, संप्रदान कारक की। राजपुत्र, राजा का पुत्र, का जो है राजा और पुत्र में संबंध बता रहे हैं, तो ये संबंध कारक की विभक्ति है। मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला, कर्म कारक। चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला। जन्मांध, जन्म से अंधा, अपादान। हथकड़ी, हाथों के लिए कड़ी, संप्रदान। अब हम देखेंगे द्विगु समास। सबसे आसान, मैं कहूं ना समास में सबसे आसान कोई है तो वो द्विगु समास। क्यों आसान है, इसमें हमें कुछ याद नहीं करना है।
जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। इससे समूह अथवा समाहार का बोध होता है। सब जैसे त्र्यंबकेश्वर, 3 लोकों का ईश्वर। शताब्दी, 100 अब्दों का समूह। अब्द मतलब होता है वर्ष। अब्द जो है संस्कृत शब्द है, इसका अर्थ है वर्ष या काल। तो 100 सालों का समूह, 100 वर्षों का समूह। तो हमने देखा कि जिस समास का पूर्व पद यानी पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो, त्रय, त्रय मतलब 3, शत, शत मतलब 100, तो ये संख्यावाचक विशेषण है। तो जब किसी शब्द में पहला पद संख्यावाचक विशेषण होगा तो वह आंख बंद करके आप समझ जाओ कि यह द्विगु समास का उदाहरण है। हम और उदाहरण देखते हैं इसके अभी। चौमासा, 4 मासों का समूह। मास मतलब महीने, 4 महीनों का समूह। नवरात्र, 9 रात्रियों का समूह। त्रिलोक, त्रि मतलब 3 होता है, 3 लोकों का समूह। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। अठन्नी, 8 आनों का समूह। दोपहर, 2 पहरों का समाहार यानी 2 पहरों का मेल, 2 पहरों का योग। तो यहाँ पर 2, 8, 9, त्रि मतलब 3, चौ मतलब 4, चौपाया है ना, 4 पांव का समूह, चौपाया। तो जहां पर भी पहला पद या पहला शब्द संख्यावाचक विशेषण होगा वह सिर्फ और सिर्फ द्विगु समास होगा। तो ये सबसे आसान है। अगला है बहुव्रीहि समास। जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो, अप्रधान देखो यानी दोनों पद का महत्व नहीं है ज्यादा, और समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रधान हो तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। परिभाषा बहुत बड़ी लग रही है ना, और सुनने में थोड़ा कठिन भी लग रही है, लेकिन आप जब उदाहरण देखोगे ना आपको तुरंत समझ में आएगा। जैसे दशानन, दश है आनन जिसके, अर्थात रावण। अब इसमें 2 पद है, दश और आनन। तो दश हो गया मतलब 10 और आनन मतलब मुख। तो दशानन मतलब 10 मुख। इसका शब्दार्थ यही निकल रहा है, लेकिन इसका अन्य अर्थ क्या निकल रहा है, भिन्नार्थ क्या है इसका? भिन्न अर्थ कौन सा निकल रहा है? रावण। 10 है जिसके मुंह, अर्थात कौन? रावण। तो पहला पद और दूसरा पद दोनों के शब्दार्थ से उसका अर्थ नहीं निकला, अर्थ कुछ अलग निकला, नया। तो ऐसे शब्दों को बहुव्रीहि समास के शब्द कहा जाता है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिनका, अर्थात भगवान शिव, भगवान शंकर, उनको नीलकंठ कहा जाता है। तो हम यदि इसका सिर्फ शब्दार्थ देखें तो पहला पद है नील मतलब नीला, और कंठ मतलब गला, नीला गला या नीला कंठ। लेकिन इसका अर्थ क्या निकल रहा है? तो जब हम कहते हैं कि नीला है कंठ जिनका, अर्थात भगवान शिव, तब ये हो जाता है बहुव्रीहि समास। सुलोचना, सुंदर है लोचन जिनके, अर्थात मेघनाद की पत्नी। रावण का पुत्र था मेघनाद, और मेघनाद की पत्नी का नाम है सुलोचना। लोचन मतलब होता है आंखें। तो सुंदर है लोचन जिनके, यहां तक तो ठीक है, सुंदर है लोचन तो सुलोचना। लेकिन यदि हम कहते हैं सुंदर है लोचन जिनके, मतलब कौन? मेघनाद की पत्नी, तब ये बहुव्रीहि समास हो जाता है। यानी पहला पद सु मतलब सुंदर, लोचन मतलब आंख, सुंदर आंख, लेकिन इससे अर्थ क्या निकल रहा है? मेघनाद की पत्नी। तो जब दोनों पद अप्रधान हो गए और एक नया जो अर्थ मिला वही मुख्य हो गया, तो ऐसे शब्द बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। पीतांबर, पीला है अंबर जिनका, अर्थात श्री कृष्ण। अंबर मतलब वस्त्र, अंबर मतलब आकाश भी होता है, यहाँ पर अंबर का मतलब है वस्त्र। लंबोदर, लंबा है उदर, यानी उदर मतलब पेट, लंबा है उदर जिनका, अर्थात गणेश जी। भगवान गणेश को लंबोदर भी कहा जाता है। श्वेतांबर, श्वेत है जिनके अंबर, अर्थात सरस्वती जी। सरस्वती विद्या की देवी हैं, और आपने देखा होगा उनकी फोटो में, उनकी मूर्ति में उनकी साड़ी हमेशा
सफेद रंग की होती है। तो श्वेत है जिनके अंबर अर्थात सरस्वती जी। तो जब हम श्वेत और अंबर ये दोनों से आगे निकल के एक नया अर्थ यहाँ निकाल रहे हैं, सरस्वती जी, है ना। ऐसे ही यहाँ पे हम नया अर्थ निकाला हमने गणेश जी, यहाँ श्री कृष्ण, यहाँ मेघनाथ की पत्नी, यहाँ शिव, यहाँ रावण। यानी जो मुख्य अर्थ था इसका, दोनों से इसका ये भिन्नार्थ आने पे नया शब्द बना, नया अर्थ निकला। तो ऐसे शब्द बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। तो हम यदि बहुव्रीहि समास की विशेषता देखें तो इसमें समस्त पद के दोनों पदों में विशेषण और विशेष का संबंध नहीं होता, अपितु वह समस्त पद ही किसी अन्य संज्ञादि का विशेषण होता है। इसके साथ ही शब्दार्थ गौण होता है और कोई भिन्नार्थ ही प्रधान हो जाता है। जब हम ये पारिभाषिक शब्दावली पढ़ते हैं तो हमें थोड़ा सा कठिन लगने लगता है, लेकिन बच्चों ये बिल्कुल आसान है, कहीं कोई कठिनाई नहीं है। सिर्फ इतना हमें समझना है कि मैंने जैसे बताया कि दोनों पद जो है प्रधान नहीं है, शब्दार्थ जो है उसका महत्व कम है और भिन्नार्थ जो है वो मुख्य है। जैसे हमने देखा नीलकंठ, नीला है कंठ, ये शब्दार्थ है उसका, है ना। हम किसी को बोलेंगे भाई नीलकंठ का अर्थ क्या है, तो नीला है कंठ। लेकिन यहाँ भिन्नार्थ क्या निकल रहा है, हम भिन्नार्थ देख रहे हैं, तो भिन्नार्थ क्या निकला, भिन्नार्थ है शिव जी। तो नीलकंठ, नीला है कंठ जिनका अर्थात शिव जी, तो ये बहुव्रीहि समास हुआ। ठीक है, तो ये हमें ध्यान देना है कि शब्दार्थ जो है वो गौण है और भिन्नार्थ जो है वो प्रधान है, तब वहां पे बहुव्रीहि समास है। और दूसरा, दोनों पदों में विशेषण और विशेष्य का संबंध नहीं होता। अब आप सोचोगे विशेषण और विशेष्य क्या है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वह विशेषण विशेष्य, और जो विशेषता है वो विशेषण बन गया। जैसे कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर। कर्मधारय समास भी लगभग बच्चों बहुव्रीहि समास के जैसा ही हमें नजर आता है, लेकिन दोनों में कुछ अंतर है। जब हम अंतर समझ जाएंगे तो हमें बहुत आसानी होगी। कर्मधारय समास में पदों में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। जैसे नीलकंठ यानी नीला कंठ, इसके पहले हमने चर्चा की थी बहुव्रीहि समास में, तो वहां विशेषण और विशेष्य का संबंध नहीं होता। तो किसे कहते हैं विशेषण और क्या है विशेष्य। अब यहाँ पे नीलकंठ यानी कंठ जो है ये है विशेष्य, क्योंकि कंठ शब्द की विशेषता क्या है कि ये कंठ नीला है। तो नीला जो है विशेषण है और कंठ जो है विशेष्य है। तो कर्मधारय समास में हमेशा विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। बहुव्रीहि समास क्या है, वो कर्मधारय का एक्सटेंशन है। कर्मधारय से और एक कदम आगे बढ़ेंगे तो बहुव्रीहि समास मिलेगा। जैसे नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, यानी अब नीला है कंठ यहां तक तो ठीक था, नीलकंठ यानी नीला है कंठ या नीला कंठ जो भी है, तो ये यहां तक कर्मधारय था। जब हमने इसमें जोड़ दिया कि नीला है कंठ जिनका अर्थात भगवान शिव, तो जब ये इतना इसको विस्तार मिल गया, ये आगे वाला, तो इतना विस्तार मिलने के बाद ये हो गया बहुव्रीहि समास। नीला है कंठ यहां तक कर्मधारय और उसके आगे हम जब निकल जाते हैं तो ये बन जाता है बहुव्रीहि समास। तो ये बहुत ही आसान सा अंतर है दोनों में। तो मुख्य रूप से दोनों में क्या अंतर है कि कर्मधारय समास में शब्दार्थ प्रधान होता है। नीलकंठ नीला कंठ, नील का अर्थ नीला और कंठ मतलब गला, नीला गला, ये शब्दार्थ है। यहां तक है तो ये मुख्य है और ये हो गया आपका कर्मधारय समास। बहुव्रीहि समास में क्या है, भिन्नार्थ मुख्य होता है। नीला है कंठ जिसका अर्थात भगवान शिव, ये भिन्नार्थ है, ये अलग अर्थ निकला है। तो ये अलग अर्थ जो है ये यहां पर मुख्य है। बहुव्रीहि समास में जो अलग अर्थ निकलता है, भिन्नार्थ होता है, यही आपका मुख्य होता है। तो यहां पर हमारा भिन्नार्थ क्या निकला, भगवान शिव, तो ये मुख्य हो गया। तो बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास का अंतर आपको समझ में आ गया है।
द्वंद्व समास, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा या ये एवं योजक चिन्ह लगते हैं, वहां द्वंद्व समास होता है। तो दोनों पद प्रधान है तथा उसको यदि हम उसका सामासिक जो शब्द है उसका विग्रह करें तो उस पर क्या बीच में आएगा, और लगेगा, अथवा लग सकता है, या हो सकता है, और इसके अलावा योजक चिन्ह भी लगता है। अब आप बोलोगे योजक चिन्ह क्या है, तो मुझे पता है ये आप सभी को मालूम है, और जिनको थोड़ा सा भूल गया है उनके लिए आगे हम स्लाइड में देखेंगे। याद आ गया ना योजक चिन्ह कौन कौन से हैं? कौन से हैं योजक चिन्ह? यस, ये जो छोटा सा चिन्ह लगा है ये योजक चिन्ह है। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ये भी, ये भी, और यहाँ पर ये भी है ना, ये है आपके योजक चिन्ह। दो द्वंद्व समास की मुख्य पहचान क्या है कि इसमें योजक चिन्ह है, और जब शब्दों का विग्रह करेंगे, जैसे अब माता पिता, तो माता और पिता, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, हम लोग गाना गाते हैं ना, ये भजन गाते हैं ना, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, तो माता पिता, तो माता और पिता, और जो है ये द्वंद्व समास, भाई बहन, भाई या बहन, या दूसरा विग्रह हो सकता है भाई और बहन, तो और या ये लगेगा विग्रह करने पर, और बीच में ये योजक चिन्ह है। तो ऐसे लक्षण हमें जहां दिखे वह शब्द कौन से होंगे? द्वंद्व समास के शब्द होंगे। राजा प्रजा, राजा या प्रजा, राजा और प्रजा। दिन रात, वो दिन रात मेहनत करता रहा और उसे अपनी मेहनत का फल मिला। तो दिन रात मतलब दिन और रात सतत लगातार मेहनत करते रहा। दुख सुख, दुख और सुख, दुख सुख तो जीवन में आते जाते रहते हैं, तो दुख और सुख, तो ये सारे शब्द जो है ये द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। अब हम इन समास और इनके भेदों के आधार पर कुछ प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। तो कुछ नमूना प्रश्नों को हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से द्वंद्व समास वाला पर्याय चुनो। हमारे सामने 4 पर्याय दिए गए हैं। यथाशीघ्र, दररोज, चौराहा, ऊंच नीच। अब हमारे सामने इसके उत्तर दिए हैं। यहाँ पर उत्तर में क्या दिया है? पहला ब, दूसरा अ, तीसरा ड और चौथा क। तो ये तो हमें बहुत आसानी से समझ में आ गया कि द्वंद्व समास कौन सा है जिसमें योजक चिन्ह लगा हुआ है। तो वेरी हैप्पी, बहुत खुश हो गए, अरे हमको तो तुरंत उत्तर मिल गया। लेकिन तो उत्तर कौन सा है इसका? हमने यहाँ पे देखा ड, तो ड कौन से नंबर पे है? आप बोलोगे ड चौथे नंबर पे, फटाक से हम चौथा वृत्त भर देंगे। हाँ बच्चों, यहाँ ध्यान देने की जरूरत है कि यहाँ पर हमें उत्तर यहाँ दिए गए हैं। उत्तर वाला सेक्शन आपका ये है ना, ये आपका उत्तर वाला भाग है। तो अब इसमें आपको ड कहां पर दिया गया है? ड हमें दिया गया है तीसरे नंबर पर। तो इस बात पे हमें ध्यान देना है कि ड हमें कहां दिख रहा है? तीसरे क्रमांक पे। तो हम कौन सा वृत्त भरेंगे? 3 नंबर वाला हम वृत्त भरेंगे, क्योंकि सही उत्तर ड है, ऊंच नीच। तो ड हमें मिल कहां रहा है वो आपको ध्यान देना है। ड हमें कहां मिल रहा है? ड हमें मिल रहा है तीसरे नंबर पर। ठीक है, कई स्कॉलरशिप की परीक्षा में ये ऐसी ही छोटी छोटी बातों पर ही ध्यान देना चाहिए, अदरवाइज हम कई बार उत्साह में जोश में छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं। और ये द्वंद्व समास क्यों होगा? क्योंकि एक तो इसमें योजक चिन्ह दिया हुआ है, दूसरे यदि जब इसका हम विग्रह करेंगे तो हमें उसमें ऊंच और नीच और ये शब्द मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास का 2 पर्याय चुनो। अब हमें यहाँ शब्द दिए गए हैं, आमरण, न्यायालय, नवरात्रि,
क्रीड़ांगण। अब हमें इसमें 2 उत्तर चुनना है और 8वीं के बच्चे हो आप लोगों को पता है कि कई बार स्कॉलरशिप में ऐसे प्रश्न आते हैं जिनमें 2 भी उत्तर हमें देने होते हैं। यहाँ हमें 2 उत्तर नहीं देना है लेकिन 2 पर्याय चुनने हैं। तो पहले तत्पुरुष समास में कौन से शब्द होंगे? तो तत्पुरुष समास में हमने पढ़ा था कि कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, कारक की विभक्तियों का प्रयोग होता है। तो आमरण, ये तो अव्यय है पहला वाला आ, तो ये अव्ययी भाव समास हो गया। नवरात्रि, नव, यहाँ पर ये संख्यावाचक है तो ये द्विगु समास हो गया। अब बचे 2 शब्द हमारे पास, न्यायालय और क्रीड़ांगण। न्याय के लिए आलय, आलय मतलब होता है घर, स्थान, न्याय का स्थान न्यायालय। क्रीड़ांगण, खेलने का मैदान, क्रीड़ा के लिए अंगण, अंगण मतलब मैदान, स्थान। तो ब और ड ये दोनों जो है तत्पुरुष समास के उदाहरण है। अब हमारा सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर हुआ हमारा ब और ड। ब है न्यायालय और ड है क्रीड़ांगण। ब और ड किस नंबर पे दिया है? ब और ड दिया है 1 नंबर पे। तो हमारा सही वृत्त कौन सा भरेंगे? हम 1 नंबर का वृत्त भरेंगे। न्याय का आलय और क्रीड़ा का अंगण, तो ये का जो है संबंध कारक की विभक्ति यहाँ पे लगी हुई है। ठीक है, तो तत्पुरुष समास में हमेशा कारक की विभक्तियों का प्रयोग होता है। तो ये हो गया हमारा सही पर्याय, पर्याय क्रमांक 1 ब और ड। अगला प्रश्न है, हमारा प्रश्न है उत्थान पतन के समास का प्रकार पहचानो। वेरी सिंपल, अब बीच में योजक चिन्ह दिया है तो हमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। कौन सा समास होगा? यस, बहुत जल्दी सबने पहचान लिया, ये होगा द्वंद्व समास, उत्थान और पतन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कर्मधारय समास वाला पर्याय पहचानो। कर्मधारय समास, जहां 2 शब्दों में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है, यानी एक शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बताने वाला होता है। अब पंचभुज, ये कौन सा समास है? बहुत आसान है, हम जानते हैं, ये है आपका पंचभुज जो है वो है द्विगु समास। त्रिरत्न, 3 रत्न, ये भी द्विगु समास। लड़का लड़की योजक चिन्ह है तो ये तत्पुरुष समास। अब बचा श्वेत कमल, तो सबसे आसानी से हमने पहचान लिया श्वेत कमल। और दूसरे यहाँ पर हम देखेंगे तो कमल जो है विशेष्य है। कमल शब्द की विशेषता क्या है? कि वह श्वेत है, तो श्वेत कमल ये कर्मधारय समास है। तो विशेषण और विशेष्य, 2 पद, दोनों में परस्पर विशेषण और विशेष्य का संबंध। और विशेष्य क्या है? जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य। तो कमल की हम विशेषता देख रहे हैं तो कमल विशेष्य हो गया और श्वेत हो गया विशेषण। तो ये हो गया कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है। अब कौन सा द्वंद्व समास नहीं है? तो यहाँ पर योजक चिन्ह है, यहाँ भी योजक चिन्ह है, यहाँ भी योजक चिन्ह है, यानी ऊपर नीचे, ऊंच नीच और माँ बेटी, ये तीनों जो है द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। अब बचा कौन सा? कर्तव्य विमुख, यानी पहला पर्याय, यही है जो द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। तो पर्याय क्रमांक 1। और वैसे कर्तव्य विमुख कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास, कर्तव्य से विमुख। तो जहां पर कारक की विभक्ति लग जाती है वो तत्पुरुष समास हो जाता है, कर्तव्य से विमुख। ठीक है, तो हमारे एक साथी यहाँ पर आ गए हैं, घंटी बजा रहे हैं और घंटी बजाते हुए क्या बोल रहे हैं? बच्चों, आपने मुझे ध्यान से सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। अब टाटा, बाय बाय।